हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। और कल जो जो भाई पेपर दे के आए हैं पीएसआई का, उन्हें इस वाली क्लास का विश्वास भी हो गया होगा कि सर ने जो कहा था राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत वो करके भी दिखाया। जो अपन ने जितने टॉपिक किए थे उसमें से जो क्वेश्चन आए थे मेरे भाइयों, वो आपके इन्हीं क्लासों के अंतर्गत थे। और आज मैं उन सारे आपके की जहां पे मैंने वो भी थ्योरेटिकल पूरा मैटर कराया था, उस सब की कटिंग लेकर आज आपके लिए मेरे भाइयों, इस क्लास में तो नहीं लेकिन शायद नेक्स्ट डे आपके लिए वो सारा सबूत भी दे दूंगा मेरे भाइयों। तो मेरी तरफ से आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सफल हो और स्वस्थ रहें और मस्त रहें और जल्दी से अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें। तो अपना जो जीरो टू हीरो बैच चल रहा था आपके यूट्यूब चैनल पर थ्योरेटिकल, उसमें अपन लेके आ चुके हैं 59वीं क्लास मेरे भाइयों, 59वीं क्लास अपन लेके आ चुके हैं और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना राजस्थान के उद्योग। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, राजस्थान के उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को लेकर बहुत इजी है। मैं बहुत इजी तरीके से आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। बस आप तो एक बार मेरे भाइयों क्लास को प्रारंभ होने से पहले शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये, बाबा खाटू श्याम से मैं मनोकामना करता हूं कि मेरे सारे जितने भी बच्चे हैं उन सब पे आपका आशीर्वाद रहे, जिससे नेगेटिव बातों से बचे रहे और पॉजिटिव थिंकिंग के अंतर्गत आगे बढ़ते रहे। अगली एक बात मेरे भाइयों, आज अपने का राजस्थान का उद्योग टॉपिक चालू हो ही रहा है और यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ से समझना प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैं चीजों को आपके लिए बताने वाला हूं। अपना जो टॉपिक है वो है उद्योग, जी गुरु जी। और इसके अंतर्गत मेरे भाइयों सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ना बेटा, वो कहां पे हुई थी? यूरोप के अंतर्गत हुई थी। कल को ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कहां पे हुई थी? यूरोप के अंतर्गत हुई थी। लेकिन राजस्थान की जब हम स्थिति देखते हैं तो औद्योगिक दृष्टि से जो राजस्थान है ना, ये पिछड़ा हुआ राज्य है। अब सर पिछड़ा हुआ राज्य, तो इसके पीछे क्या रीजन रहे होंगे? इसके पीछे कई सारे रीजन है। एक तो यहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपके उद्योग धंधे लगाने में जो उद्योगपति होते हैं उनकी रुचि कम है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में, उसके पीछे भी कई रीजन है। आधारभूत संरचना ना होना, हालांकि हमारे यहाँ मरुस्थल का ज्यादा होना ये भी एक बड़ा कारण है मेरे भाइयों। पानी की कमी होना, केवल बारहमासी नदी एक चंबल ही और उद्योग धंधे पानी के बगैर चल नहीं सकते मेरे भाइयों। ऊर्जा स्टेशनों की जो क्षमता है वो भी कम होना मेरे भाइयों, बिल्कुल सर। और इसके अलावा परिवहन के लिए जो सड़क मार्ग चाहिए होता है उसका भी कम होना। बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है राजनीतिक हस्तक्षेप, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट पार्टियां हैं इनका भी हस्तक्षेप कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा डाउनफॉल पे ले जाता है। कई बार आपकी योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं फिर वो लागू नहीं होती हैं 10-10 साल तक। तो कई सारे रीजन है, इस वजह से हमारा राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। जिसमें जैसे एक कारण ये रहा मेरे भाइयों, इसके कौन कौन से कारण रहेंगे? तो आर्थिक कारण हो गया, पानी की कमी हो गई, ऊर्जा संसाधनों की कमी हो गई, धरातलीय प्रतिरूप और राजनीतिक हस्तक्षेप। ये कई सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से उद्योगों में आपका जो राजस्थान है वो काफी पिछड़ा हुआ है। फिर मेरे भाइयों नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ स्वतंत्रता के समय राजस्थान में बृहत उद्योगों की जो संख्या थी, अब यहां से देखिएगा अच्छे तरीके से मेरे भाइयों कि स्वतंत्रता के समय जो राजस्थान में बृहत उद्योगों की संख्या थी बेटा वो कितनी थी? तो आपको हाथ लगेगी कितनी? 11। ये डाटा जरूर हर एक बच्चे को याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में बृहत उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो वो 11 थी। जिसमें से ये भी ध्यान रखना है आपको कि 7 जो उद्योग थे मेरे भाइयों वो कैसे थे? तो 7 उद्योग इसमें से थे बेटा आपके सूती वस्त्र उद्योग। तो 7 तो कैसे थे इसमें से? सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है सर। 2 कैसे थे? तो बेटा इन 11 में से 2 थे आपके पास चीनी उद्योग। कौन से थे बेटा? चीनी उद्योग, ओके सर। और 2 कैसे थे मेरे भाइयों? तो 2 आपके थे सीमेंट उद्योग। कौन से थे बेटा? सीमेंट उद्योग। तो मेरे भाइयों यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में जब उद्योगों की संख्या की बात की जाती है तो वो 11 निकल के आती है, जिसमें से 7 तो आते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग, जी सर। 2 आते हैं आपके चीनी उद्योग और मेरे भाइयों 2 आते हैं आपके सीमेंट उद्योग। अब सर ये कौन कौन से हैं? तो जब अपन सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे तो इसे जरूर देखेंगे कि वो कौन कौन से थे। जब चीनी पढ़ेंगे तो उन 2 को जरूर देखेंगे और सीमेंट पढ़ेंगे तो उन 2 को जरूर देखेंगे। यहाँ पे नहीं, जैसे जैसे ये उद्योगों के टाइप आते जाएंगे उस टाइम पे अपन इसे देखेंगे। ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, पुनः सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइए सेशन के अंतर्गत, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है आपको कठिन लगता हो, लेकिन मेरे भाइयों जब मेरे तरीके से इसे पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। अब अगली बात मेरे भाइयों, कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की अपन क्या कहने लगे? औद्योगिक नगरी।
कल को पूछा जाए राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को। लेकिन अगर बेटा बच्चे आपसे ये पूछ लिया कि रीजन क्या रहे होंगे, इसको औद्योगिक नगरी क्यों कहा गया था, क्यों सबसे पहले आपके निवेश करने वाले जो भी उद्योगपति थे उन्होंने कोटा को ही टारगेट क्यों किया, उसके पीछे कुछ बड़े रीजन है, यहां से समझने का प्रयास आप करेंगे। सबसे पहला रीजन तो यह है कि आपके कोटा के अंतर्गत सबसे पहले लगा था थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल लगा था सर। कोटा के अंतर्गत सबसे पहले लगा था थर्मल पावर प्लांट 1983 के अंतर्गत। जब मैं आपको ऊर्जा पढ़ाऊंगा तो कोयले पे आधारित राजस्थान में पहला जो पावर प्लांट लगा था वो कोटा के अंतर्गत ही लगा था, थर्मल पावर प्लांट। अब बताइए उद्योग धंधों को चलाने के लिए मेरे भाइयों क्या चाहिए होती है, ऊर्जा। तो आप कोटा के अंतर्गत अगर पहला पावर प्लांट लगा रही है गवर्नमेंट, तो फिर उद्योगपतियों का ये स्वाभाविक सी बात है कि इन्वेस्टमेंट कहां किया जाएगा, उनका दिमाग काम करेगा कि चलो यहां उद्योग धंधा खोल देते हैं। अरे भाई वहीं तो खोलेंगे जहां पे आपके पूरी की पूरी बिजली की आपूर्ति हो पाएगी। अब जब बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाएगी तो उद्योग धंधा चलेगा किससे। तो इसलिए एक तो कोटा के अंतर्गत बड़ा रीजन ये रहा कि राजस्थान की उद्योग नगरी कहने के पीछे के यहाँ राजस्थान का पहला पावर प्लांट लगा था मेरे भाइयों, तो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों का ये थोड़ा सा दिमाग काम किया था कि आने वाले समय में यहीं पे आपका ज्यादा औद्योगिक विकास होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात मेरे भाइयों, जब मैं जल विद्युत की बात करता हूं तो मेरे भाइयों इस आपके कोटा से चंबल नदी प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है सर, ये भी बात एकदम सही कह रहे हैं सर। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी प्रवाहित होती है, बिल्कुल सर। और मेरे भाइयों जब मैं बात करता हूं कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण, और क्या कारण रहे होंगे, कोटा के अंतर्गत थर्मल पावर प्लांट हो गया, चंबल नदी हो गई। दूसरा कारण था बेटा 60% से अधिक, 60% से अधिक शहरी जनसंख्या, 60% से अधिक शहरी जनसंख्या यहां पे निवास करती है, बिल्कुल सर। तो ये तीन बड़े रीजन थे। और देखो उद्योग धंधों को खोलने के लिए यही चीजें चाहिए होती हैं, पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, ऊर्जा की प्राप्ति होनी चाहिए, और भाई साहब बेचने के लिए माल, मेरे भाइयों सिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए आपके कोटा को सबसे पहले टारगेट किया गया और इसीलिए कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो कल को कथन और कारण का क्वेश्चन आ जाए तो वो यहां से इजी गोइंग भाई साहब आपका हो जाएगा मेरे भाइयों, बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। तो हमने इस बात से क्या समझा बेटा कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में बृहत उद्योगों की संख्या कितनी थी, 11 थी, ओके सर। और मेरे भाइयों उसमें भी हमने ये देखा 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, 2 चीनी थे और 2 सीमेंट थे, बिल्कुल। और कोटा को तीव्र औद्योगिक विकास के कारण राजस्थान की क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, ओके सर। फिर मैं बात करता हूं मेरे भाइयों आगे चलकर। तो आगे चलकर एक बात आती है आपके पास ये कि जब अपन उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, जी सर, तो ये बेटा उद्योगों का वर्गीकरण 3 टाइप से होता है। एक होता है आकार के आधार पर, एक होता है विनिर्माण के आधार पर, और एक होता है स्वामित्व के आधार पर। ये किस किस टाइप के होते हैं तो वो मैं बताता हूं आपके लिए। सबसे पहले यहां पे आइए आप, जी सर, ये जो आप देख रहे हैं बेटा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है हक। स्वामित्व का मतलब बेटा क्या होता है, हक होता है। हक के आधार पर, जैसे मैंने उद्योग धंधा खोला तो मेरा हक होगा, गवर्नमेंट लगा रही है तो गवर्नमेंट का होगा, हम दोनों मिलकर लगा रहे हैं तो उसे सहकारी कह देते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग धंधे होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, जी सर। कितने टाइप के बेटा, 3 टाइप के। एक तो होता है इसमें निजी उद्योग, कौन सा होता है बेटा, निजी उद्योग, ओके सर। एक होता है मेरे भाइयों इसके अंतर्गत सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। आगे चल के ये सारी बातें आपको आने वाली है, आपको ये जो आधार तैयार किया जा रहा है वैसे ही नहीं किया जा रहा। आगे चल के ये बात आएगी राजस्थान में टोटल सार्वजनिक उद्योग कितने हैं, तो फिर ये बातें काम आने वाली है। तो किसी भी चैप्टर का पहले आधार तैयार होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, और अगर दोनों मिलकर लगाएंगे प्राइवेट और गवर्नमेंट मेरे भाइयों तो उसे कहेंगे सहकारी उद्योग, बिल्कुल राइट सर। अब यहां पे देखिए बेटा, निजी उद्योग का मतलब होता है मेरे भाइयों स्वयं के द्वारा संचालित। निजी उद्योग का मीनिंग होता है बेटा स्वयं के द्वारा संचालित, ओके सर। और सार्वजनिक उद्योग का मतलब होता है मेरे भाइयों, ये भी आप ध्यान रखेंगे, सरकार के अधीन, पूर्णतः सरकार के अधीन होता है। और सहकारी उद्योग का जो मीनिंग होता है वो भी आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों। सहकारी उद्योग का जो मीनिंग होता है उसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो वो होता है मेरे भाइयों निजी प्लस सार्वजनिक, निजी प्लस सार्वजनिक, ओके सर। तो निजी और सार्वजनिक दोनों अगर मिलकर चलाते हैं तो उसे कहते हैं सहकारी उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर ये 3 टाइप के उद्योग रहेंगे। फिर मैं बात करता हूं मेरे भाइयों विनिर्माण के आधार पर, जी सर। तो ये जब विनिर्माण की मैं बात करता हूं कि विनिर्माण के आधार पर उद्योग धंधे कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए आप, जी गुरुजी। तो विनिर्माण के आधार पर जब आप जाएंगे तो इसमें ध्यान रखना किसको आधार मानकर इनको वर्गीकृत किया जाता है,
तो बेटा इनको कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर। ओके सर। तो आपके जो ये होते हैं विनिर्माण पर आधारित जो उद्योग होते हैं, इनका जो वापस से विभाजन होता है ना बेटा, वो ध्यान रखना कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर होता है। जैसे मैं किसी उद्योग धंधे के अंतर्गत कपास को काम में ले रहा हूं, गन्ने को काम में ले रहा हूं, तो आप कहेंगे ये चीजें तो कृषि पे होती हैं, तो आप कहेंगे ये कृषि पर आधारित उद्योग रहेंगे। राइट भाई साहब। तो आपके विनिर्माण के आधार पर जो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जो उद्योगों का विभाजन किया जाता है, इसमें कितने टाइप के होते हैं? तो बेटा इसमें आपको एक टाइप तो ये मिल जाएगा कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर के कृषि पर आधारित, एक तो आपको ये मिल जाएगा मेरे भाइयों कृषि पर आधारित उद्योग। ओके सर, एक तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है सर। फिर आपको एक देखने को मिलेगा मेरे भाइयों खनिजों पर आधारित उद्योग। इसमें खनिजों पर आधारित उद्योग जैसे सीमेंट आता है, कांच आता है, आगे चल के ये मिल जाएंगे सब आपको खनिजों पर आधारित उद्योग। फिर मेरे भाइयों एक यहाँ पे मिलेगा आपको वन उत्पादों पर आधारित उद्योग, वन उत्पादों पर आधारित उद्योग जैसे आपका फर्नीचर उद्योग, गोंद उत्पादन, शराब, बीड़ी, ये सब तो वन उत्पादों पर आधारित उद्योग। फिर बेटा एक मिलेगा जिसे आप कहेंगे इंजीनियरिंग। ओके सर, इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग। ओके सर, तो इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग रहेगा। और मेरे भाइयों एक रहेगा आपका जिसे आप कहेंगे रासायनिक, क्या कहेंगे? रासायनिक उर्वरक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो मेरे भाइयों विनिर्माण के आधार पर जो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का विभाजन आता है वो ये रहेगा 5 टाइप में, कृषि पर आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग, वन उत्पादों पर आधारित उद्योग, रासायनिक या इंजीनियरिंग उद्योग, और एक रहेगा मेरे भाइयों आपका रासायनिक और एक इंजीनियर, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ये आपके विनिर्माण के आधार पर रहेंगे। ठीक है सर। ये आपके स्वामित्व के आधार पर रहेंगे, जिनमें एक को आप कहेंगे निजी, एक को कहेंगे सार्वजनिक, एक को कहेंगे सहकारी। अब बात आती है मेरे भाइयों आकार के आधार पर। बेटा किसके आधार पर बात आती है? आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो उद्योग धंधे तय किए जाते हैं उसमें बेटा कितनी लागत के साथ वो आपने खोला है, एक तो ये देखा जाता है, और प्रति सालाना उसका टर्नओवर कितना है। इन दो चीजों के आधार पर, उस आकार के आधार पर जो उद्योग धंधे होते हैं उनको नाम दिया जाता है। तो इसमें 3 टाइप के उद्योग धंधे बताए गए हैं, जिनमें एक को कहेंगे अति लघु, एक को कहेंगे लघु, और एक को कहेंगे मध्यम। अति लघु, लघु और मध्यम। तो आकार के आधार पर जो उद्योग धंधे होते हैं ना बेटा, वो आधार किसको मानकर दिए जाते हैं? तो ध्यान रखना आकार के आधार पर जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें मेन आधार होता है पूंजी, या जिसको आप कह सकते हैं निवेश, पूंजी या निवेश, और टर्नओवर, पूंजी, निवेश और टर्नओवर के आधार पर, टर्नओवर के आधार पर। मेरे भाइयों इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना इनको भी वापस से 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो मेरे भाइयों जो आकार के आधार पर होते हैं उनको अभी अपन देखने वाले हैं। बाकी विनिर्माण के आधार पर आपको समझ में आ गए होंगे, 5 टाइप रहने वाले हैं। स्वामित्व के आधार पर आगे चल के आपको मैं हर एक उद्योग धंधे में ऐसे लिखाऊंगा कि ये निजी है या सार्वजनिक है या सहकारी, तो वो वाली बात वहां से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सर, राइट। तो और ये अब देखते हैं आकार के आधार पर। अभी मैं सिर्फ आपका बेस तैयार कर रहा हूं मेरे भाइयों इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जी सर। तो अपन ने क्या देखा था बेटा, एक लास्ट जो हेडिंग अपनी रह रही थी वहां वो थी आकार के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। और सर जो आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होता है मेरे भाइयों वो 3 टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। तो यहां भाई साहब पहले तो उद्योग आप देखेंगे वो कौन सा कहलाता है, उसमें मेरे भाइयों पूंजी या निवेश कितना करना होता है, पूंजी या निवेश कितना होगा। ओके सर। और मेरे भाइयों अगली बात उसमें टर्नओवर कितना रहेगा, टर्नओवर ये कितना रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये निकल के आती है जी, उद्योग जो होते हैं आकार के आधार पर वो कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना। जिसमें एक होता है अति लघु, कौन सा होता है? अति लघु उद्योग। एक होता है मेरे भाइयों लघु उद्योग, और एक होता है मध्यम उद्योग। ठीक है सर। तो एक तो होता है अति लघु उद्योग। ठीक है सर। ये कौन सा रहेगा, किस प्रकार से इसे अति लघु कहेंगे? एक होता है लघु उद्योग। ओके सर। और एक होता है बेटा मध्यम उद्योग। अब यहाँ पे ध्यान देना, अति लघु उद्योग में कितना आपको पूंजी या निवेश करना होगा जिसके आधार पर इसे अति लघु कह सकते हैं, और लघु में कितना पूंजी निवेश करना होगा जिसके आधार पर लघु कह सकते हैं।
और मेरे भाइयों मध्यम जो है उसमें कितना पूंजी निवेश करना होगा। अब केवल पूंजी निवेश करने से मतलब नहीं होता है, प्रति सालाना जो टर्नओवर बताया गया है कि यहाँ से माल कितना जाना चाहिए बाहर मेरे भाइयों, वो भी डिपेंड करता है कि वो उद्योग धंधा किस कैटेगरी में रखा जाएगा, अति लघु में रखा जाएगा, लघु में रखा जाएगा या मध्यम में रखा जाएगा। तो यहाँ जो डाटा आ रहा है पूंजी और टर्नओवर का, ये जरूर आपको याद रखना चाहिए मेरे भाइयों, जिससे ये थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाए। तो पहले मैं रफ करता हूं, बाद में आपके लिए फेर करूंगा, आप बेफिक्र रहें। इसके अंतर्गत उद्योग के अंतर्गत जो पूंजी या निवेश रखी गई है तीनों में, वो कैसे कैसे है। तो यहाँ है 2.5 करोड़। ओके सर, 2.5 करोड़ है इधर की तरफ, बिल्कुल है सर 2.5 करोड़। और इधर 2.5 करोड़ से मेरे भाइयों 25 करोड़। ओके सर, और इसमें रखी गई है 25 करोड़ से मेरे भाइयों 125 करोड़। तो ये इसमें कुछ पूंजी या निवेश रहेगी। अब इसे ऐसे कोई बच्चा याद नहीं करेगा क्योंकि फिर आप भूल जाएंगे। तो 2.5 ऐसे करके याद नहीं करेंगे बेटा इसे। तो कैसे करना है सर, आप बताइए, थोड़ा इजी हो जाए। बस आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना है 25 25 25 25 और 25, बस ऐसे लिखना है। लास्ट वाले में बस इतना लिख देना 125, बस एक लगा देना बाद में। ओके सर, अब इसे देखो मैं कैसे करता हूं। तो यहां पे बताइए, एक तो आपका क्या आ जाएगा करोड़, अभी रुके रहना मेरे साथ, ये भी करोड़ और ये भी करोड़। ओके सर, और ये भी करोड़, ठीक है सर, और ये भी करोड़। ओके सर, अब देखो यार सही इसे कैसे लेके आओगे आप, कैसे बताओगे इसे सही। तो बस ये क्या करना है, 2.5 हुए और भाई साहब ये 2.5 है, तो यहां से ये 2.5 से शुरू होगा बिल्कुल। अब इसे तो मैं 2.5 नहीं बोल सकता, तो वो तो बढ़ के ही लिखा जाएगा ना। तो 25 25 ऐसे लिख देंगे आप 5 बार, और लास्ट वाले में एक 1 लगा देंगे तो वो 125 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अति लघु उद्योग के अंतर्गत मेरे भाइयों जो पूंजी या निवेश चाहिएगा वो 2.5 करोड़, इसमें चाहिएगा वो उद्योग धंधा लगाने के लिए 2.5 करोड़ से 25 करोड़। और इसमें भी आपको समझ में आ गई होगी बात की सर क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल 25 करोड़ से मेरे भाइयों 125 करोड़ पूंजी या निवेश चाहिएगा। अब बात आती है सर टर्नओवर की, कि टर्नओवर कैसे याद रखेंगे। तो बताइए, ये पूंजी या निवेश तो पता चल गया ना, बिल्कुल सर 25 25 25 25 25, लास्ट वाले में 125 लिख देंगे, बस एक आगे लगा देंगे। फिर ऊपर वाले में पॉइंट, ये भी पॉइंट से शुरू होगा, अब पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं। ओके सर, डन। अब चलते हैं टर्नओवर के अंतर्गत। जी गुरुजी, टर्नओवर कैसे याद रखना है, कुछ नहीं करना, 10 10 10 10 और यहां जरूर ध्यान रखेंगे 500, बस लास्ट वाला एक डिजिट ध्यान रखेंगे। जैसे वहां पे 125 था, ऐसे इसमें लास्ट में 500 याद रखेंगे। अब सर कैसे है ये, जैसे ये 10 है ना, ये 10 क्या है, करोड़। अब मेरे भाइयों ये 10 है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो 10 है, ये जो 10 है आपका, ओके सर, और ये 10 और एक ये 10 और एक ये 500, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं करोड़ लिख देता हूं। ओके सर, अब जो ये 10 है, यहां से 10 करोड़ से तो शुरू होगा ही होगा, लेकिन यहां पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये 10 करोड़ से तो शुरू होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन यहां बढ़ाना पड़ेगा, तो एक जीरो और बढ़ा दी, तो इसमें 10 करोड़ से 100 करोड़ हो जाएगा। अब बताइए 100 करोड़ यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर, ये 100 करोड़ और 100 करोड़ से कितना हो जाएगा, 500 करोड़। तो इसको भी कहीं रटने की जरूरत नहीं है यार, इजी गोइंग, मैंने बहुत आसान तरीके से बता दिया। ये 10 करोड़, इसमें आपका टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़, और इसमें रहेगा 100 करोड़ से 500 करोड़। तो बताइए आकार के आधार पर जब उद्योगों का आपको वर्गीकरण करने के लिए मिलेगा, और कल ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि भाई ये बताइए लघु उद्योग के अंतर्गत कितना पूंजी और कितना टर्नओवर चाहिए होता है, तो बताइए आप इजी गोइंग इसे कर लेंगे ना, याद हुआ? पहले कमेंट करके बताओ एक बार कि यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से बताइए एक बार, कमेंट करके बताओ मेरे भाइयों, यहां तक बात आपके समझ में आई या नहीं आई। बहुत इजी गोइंग तरीके से मैंने परोसा है, और ये ध्यान रखना भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बात भी है कि आकार के आधार पर जब उद्योगों का वर्गीकरण पूछा जाएगा तो इसमें ये तीनों आपको टाइप पता होना चाहिए। बिल्कुल मेरे भाइयों, ओके डन। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे की ओर। और जैसे ही आप आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पे एक आपको शब्द और मिलता है उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत, और वो जो शब्द है आपका, वो है आपका कौन सा, कुटीर उद्योग। मतलब आपको अति लघु, लघु, मध्यम उद्योग तो मिलेंगे, लेकिन आपने ये भी सुना होगा मेरे भाइयों क्या, कि कुटीर उद्योग क्या होता है। तो बेटा इसकी देखो परिभाषा सुनिए आप, ऐसा उद्योग धंधा जो निम्न तकनीक पे आधारित होता है, उसके लिए कुछ उच्च मशीनरी की जरूरत नहीं होती, जो निम्न तकनीक पे आधारित होता है,
और जिसमें मेरे भाइयों पूंजी ज्यादा खर्च नहीं होती है, बहुत नाम मात्र के रुपए लगते होंगे, और उसका उद्देश्य कोई रुपया कमाना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ घर की अपनी आजीविका चल सकती है, 2 टाइम की रोटी उपलब्ध हो जाए, बस उसे कहते हैं क्या, कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग का मीनिंग रहेगा निम्न तकनीक पर आधारित उद्योग। मेरे भाइयों क्या कहलाता है, जिसमें पूंजी निवेश कम होता है और अपने घर की आजीविका चलाना जिसका उद्देश्य होता है, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा, घर पे रहने वाली जो महिलाएं होती हैं, पुराने कपड़ों से मेरे भाइयों आपके दरी बनाने का कार्य करती हैं। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या करती हैं, एक खाट होती है अपने पास 4 पाए वाली, बस उसको काम में लेती है। मार्केट से एक 10-20 रुपए का एक वो आता है, थोड़ा सा जो आपके जो धागे होते हैं उनको ऐसे करने का कुछ एक औजार सा होता है, वो आता है बस। तो वो ये निम्न तकनीक पे आधारित होते हैं, जिससे केवल इनके घर की आजीविका चल सकती है। उसकी कीमत होती है बाद में बनने के बाद 100-150 रुपए बस। तो ऐसे उद्योग धंधे जो निम्न तकनीक पे आधारित होते हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ भाई साहब लाभ कमाना नहीं, केवल घर की आजीविका चलाना होता है, उन्हें कहा जाता है बेटा क्या, कुटीर उद्योग। तो इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, अगर बाई चांस ये पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। वह उद्योग जो निम्न तकनीक पर आधारित होते हैं, वह उद्योग जो निम्न तकनीक पर आधारित होते हैं। ओके सर, निम्न तकनीक पर आधारित होते हैं, जिनका उद्देश्य मेरे भाइयों लाभ कमाना नहीं बल्कि घर की आजीविका चलाना होता है। जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि घर की आजीविका चलाना होता है, आजीविका चलाना होता है, उसे हमेशा ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो इसे कहते हैं मेरे भाइयों क्या, कुटीर उद्योग कहा जाता है। बोलो यहां तक बात डन है? बिल्कुल डन है सर। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट की तरफ। और अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट आपका ये रहा कि विनिर्माण के आधार पे जो अपन ने उद्योग धंधे देखे हैं। जी सर, विनिर्माण का मतलब आपके कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जो अपने उद्योगों का वर्गीकरण किया था, उसमें कई टाइप के उद्योग थे। कृषि पर आधारित उद्योग थे, खनिजों पर आधारित उद्योग थे, वन उत्पादों पर आधारित उद्योग थे, बिल्कुल राइट सर, रासायनिक उद्योग थे, और इंजीनियर एवं तकनीक उद्योग थे, बिल्कुल। तो इसमें कई टाइप के उद्योग अपने पास आए थे, जिसमें एक था मेरे भाइयों आपका कृषि पर आधारित, बिल्कुल थे सर, कृषि पर आधारित उद्योग। ओके सर। एक था मेरे भाइयों आपका जिससे आप कहेंगे खनिजों पर आधारित, बिल्कुल था सर। किस पे आधारित बेटा, खनिजों पर आधारित। ओके सर, खनिजों पर आधारित था। एक इसके अंतर्गत था मेरे भाइयों वनोत्पादों पर आधारित। किस पे बेटा, वनोत्पादों पर आधारित, बिल्कुल था सर, वनोत्पादों पर आधारित। ओके सर। और एक था मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे इंजीनियरिंग। कौन से उद्योग धंधे, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मीनिंग होता है बेटा ऐसे उद्योग धंधे जिसमें आपके मानव का कम और मतलब आपकी मशीनरी का प्रयोग ज्यादा होता है। तो इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग, इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग। और एक थे मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे रासायनिक उर्वरक या रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग। तो ये कुछ उद्योग धंधे आपको ध्यान रखने, एक कृषि पे आधारित उद्योग रहेंगे इसमें, एक खनिजों पर आधारित उद्योग रहेंगे, एक वनोत्पादों पर आधारित आपके उद्योग रहेंगे, एक मेरे भाइयों इंजीनियरिंग या तकनीक उद्योग रहेंगे, और एक मेरे भाइयों रासायनिक उद्योग रहेंगे। तो ये आपके ध्यान रखना, ये विनिर्माण के आधार पे कुछ इस टाइप के उद्योग चलने वाले हैं, जिसमें कृषि पर, खनिजों पर, वनोत्पादों पर, रासायनिक, इंजीनियरिंग और रासायनिक। अब इसमें भी कौन कौन से आते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कृषि पर आधारित उद्योग में आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग आता है, ऊन उद्योग आता है, वनस्पति घी उद्योग आता है, बायोडीजल उद्योग आता है, जैतून उद्योग आता है, डेयरी उद्योग आता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मेरे भाइयों इस जगह पे पढ़ते कि सर ने ऊन उद्योग क्यों इसमें रख दिया, कृषि पर आधारित उद्योगों में सर ने ऊन क्यों कंप्लीट किया है सर। तो मेरे भाइयों आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब मैंने कृषि आपको पढ़ाया है तो एक उसमें शब्द लिखाया है मिश्रित कृषि, और मिश्रित कृषि कृषि का एक टाइप है जिसमें यह लिखाया है कृषि प्लस पशुपालन बराबर कहलाता है मिश्रित कृषि। इसलिए जो बच्चे दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाए। इसीलिए ऊन उद्योग के अंतर्गत जो आपके कच्चे माल के रूप में भेड़ को प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए कृषि पे आधारित उद्योग होता है।
क्योंकि कृषि में एक टाइप चलता है मिश्रित कृषि, तो कृषि प्लस पशुपालन मिश्रित कृषि कहलाता है। इसीलिए डेयरी उद्योग भी ध्यान रखना कृषि पे आधारित होता है। बाकी ये तो सब पहचान जाएंगे कि भाई साहब कृषि पे आधारित जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, ये तो सब पहचान जाएंगे। वनस्पति घी उद्योग है, बायोडीजल उद्योग है, रतनजोत या जेट्रोपा उद्योग है, ये तो सब जैतून उद्योग है, ये तो सब पहचान जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना ऊन उद्योग और डेयरी उद्योग भी कृषि पर आधारित उद्योग है, क्योंकि कृषि में एक टाइप चलता है मिश्रित कृषि जिसे कहा जाता है कृषि प्लस पशुपालन, इसलिए ये दोनों उद्योग भी वहीं पर रहेंगे। ओके, फिर खनिजों पर आधारित उद्योगों की मैं बात करूंगा, आगे चल के मिल जाएंगे। इनमें एक सीमेंट आधारित सीमेंट उद्योग रहेगा, खनिजों पर आधारित, एक कांच उद्योग रहेगा, अब्रक उद्योग रहेगा, रत्न उद्योग रहेगा, मार्बल उद्योग रहेगा, मेरे भाइयों ग्रेनाइट उद्योग रहेगा, वो सब यहां रहेंगे। वन उत्पादों पर आधारित उद्योगों की मैं बात करूं तो फर्नीचर उद्योग है, बिल्कुल है सर। इसके अलावा गोंद उत्पादन है, ओके सर। इसके अलावा मेरे भाइयों शराब आपके भुआ वृक्ष से अपन बना रहे थे, बिल्कुल वो भी रहेगा यहाँ पे। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित, तो वो आपके यहाँ वन उत्पादों पर। इंजीनियरिंग व तकनीकी उद्योगों में टाइप नहीं रहेंगे, डायरेक्ट उद्योग धंधे का नाम लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा किससे संबंधित है और कहां पे लगा हुआ है। इसी प्रकार रासायनिक उद्योग आपके रहेंगे, ठीक है, इनमें टाइप नहीं रहेंगे, डायरेक्ट उद्योग धंधे अपन लिखेंगे। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे कितने टाइप के उद्योग धंधे पढ़ने वाले हैं? 5 टाइप के उद्योग धंधे पढ़ने वाले मेरे भाइयों इस टॉपिक के अंतर्गत। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा आपका कृषि पर आधारित उद्योग, और कृषि पर आधारित उद्योग में एक है आपके पास सूती वस्त्र उद्योग, एक है चीनी उद्योग, एक है ऊन उद्योग, एक है वनस्पति एवं सरसों तेल, एक है डेयरी उद्योग, एक है बायोडीजल और एक है जैतून। इन सभी उद्योगों में कल को आपको यह कहा जाए कि मेरे भाइयों कृषि पे आधारित सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ध्यान रखना सूती वस्त्र उद्योग कृषि पे आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। तो ध्यान रखेंगे यह उद्योग कृषि पर आधारित, यह उद्योग कृषि पर आधारित मेरे भाइयों सबसे बड़ा, यह उद्योग कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। तो कल को यह पूछा जाए कि कृषि पे आधारित आपका सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। और मेरे भाइयों चीनी उद्योग के बारे में यह बात ध्यान रखनी है कि ये कृषि पर आधारित, ओके सर, तो ये आपका कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, तो ये कृषि पे आधारित मेरे भाइयों आपका दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसे आप क्या कहेंगे, चीनी उद्योग। और मेरे भाइयों ये कोई वर्तमान के अंतर्गत नहीं लगाए गए, ये प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। जैसे मेरे भाइयों आपका जो ये है आपका कृषि पर आधारित उद्योग, जिसे हम कहते हैं कौन सा वाला, सूती वस्त्र उद्योग, इसे भी आप ध्यान रखेंगे प्राचीन समय से लगातार चलते आ रहे हैं। जैसे आपने महात्मा गांधी को देखा होगा चरखा घुमाते हुए और धागा बनाते हुए, तो ये क्या है अपने घरों से ही प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। इस प्रकार के धागे घर से ही बनते आ रहे हैं, फिर इसे थोड़ा सा कस्बे टाइप में ले गए, कस्बे से इसे इंडस्ट्रीज टाइप में ले गए, तो ये क्या है शुरू से ही चलता आ रहा है, तो इसे अपन परंपरागत उद्योग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जो चीनी उद्योग है मेरे भाइयों, जो आपका गन्ना होता है इसमें कच्चे माल के रूप में उसका रस जो निकाला जाता है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही चलता आ रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा इस प्रकार से गन्ने को बीच में दिया जाता था, 2 आपके लकड़ी के पोर्शन से हुआ करते थे, बैल यूं घुमा करते थे, तो उन पर प्रेशर लगता था। तो ये भी प्राचीन समय से चलता आ रहा है। वो अलग बात है आज नवीन टेक्नोलॉजी के कारण मशीनरी आ गई है, उसमें गन्ने को अपन देके रस निकालते हैं। तो एक बात और मुझे ध्यान रखनी है आपको बेटा कि ये दोनों ही जो उद्योग है सूती वस्त्र और चीनी उद्योग, इनमें यह भी ध्यान रखना है कि यह एक परंपरागत उद्योग है। कैसे उद्योग है? परंपरागत। जो प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं उनको कहा जाता है परंपरागत उद्योग। ओके सर, डन। तो यहां पे एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों उद्योग है बेटा, ये ध्यान रखना यह है आपके परंपरागत उद्योग हैं। तो आपका सूती वस्त्र बेटा कौन सा, एक तो सूती वस्त्र उद्योग और कौमा मेरे भाइयों चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग एक परंपरागत उद्योग है, एक परंपरागत उद्योग हैं, बिल्कुल। तो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग कैसे उद्योग माने जाते हैं बेटा? ये एक परंपरागत उद्योग माने जाते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो भाई साहब यहां से कृषि पर आधारित अब एक एक उद्योग को अपन देखेंगे, लेकिन पहले वो उद्योग भी देख लीजिए मेरे भाइयों जो आपके खनिजों पर आधारित है और जो आपके इंजीनियरिंग या तकनीक उद्योग है, वन उत्पादों पर आधारित है और रासायनिक उद्योग है। पहले एक बार इनके बारे में छोटा सा विश्लेषण आपको दे देता हूं। तो अपना ये फर्स्ट टाइप हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब इसको विस्तार से लेके आएंगे, लेकिन पहले 5 टाइप देख लीजिए, फिर एक एक उठाएंगे। ओके सर, डन। मेरे भाइयों इसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो सेकंड जो अपना टाइप आता है
वो आपका सेकंड टाइप है जिसे आप कहेंगे खनिजों पर आधारित उद्योग। तो देखो इसमें कौन कौन से आते हैं मेरे भाइयों, एक आता है आपका सीमेंट उद्योग, एक आता है कांच उद्योग, एक आता है नमक उद्योग, एक आता है अभ्रक उद्योग, एक आता है मार्बल उद्योग और एक आता है ग्रेनाइट उद्योग। ये ध्यान रखना यहाँ पे भी। और यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो कंफ्यूज रहेंगे मेरे भाइयों, वो कंफ्यूज ज्यादातर रहते हैं नमक उद्योग के अंतर्गत। तो बेटा नमक भी आपका किस में आता है मेरे भाइयों, खनिजों पे आधारित उद्योग में आता है। सर कैसे? जैसे मेरे भाइयों चलो अपन तो झीलों से नमक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन झीलों के अंतर्गत भी जो हमारे यहाँ खारा पानी है उसका सबसे बड़ा रीजन है उसके आंतरिक भाग में। झील जो है उसके आंतरिक भाग में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें? माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इनमें जो लवणीय तत्व होते हैं उनकी प्रधानता अधिक पाई जाती है। और वो जब यहाँ पे पानी भरा रहता है तो केशाकर्षण पद्धति से ऊपर की ओर आते हैं और जैसे ही वो ऊपर की ओर आते हैं तो वहां लवणीय तत्व काफी जमा हो जाते हैं और पानी के साथ मिलकर उसे खारा कर देते हैं। तो मेरे भाइयों जब नीचे से कोई चीज अपन निकाल रहे हैं तो उसी को तो खनिज कहते हैं यार। तो इसीलिए नमक उद्योग भी जो है ना, ये ध्यान रखना, ये खनिजों पे आधारित है। कहीं आप इसे किसी और वर्गीकरण के अंतर्गत ले जाएं, ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। अब सीमेंट जो उद्योग है ये भाई साहब ध्यान रखेंगे खनिजों पे आधारित सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है मेरे भाइयों। कौन सा? सीमेंट उद्योग। तो एक बात आपको यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये खनिजों पर आधारित मेरे भाइयों, खनिजों पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग। तो ये खनिजों पर आधारित मेरे भाइयों सबसे बड़ा उद्योग है जिसको अपन क्या कहते हैं, सीमेंट उद्योग कहा जाता है। ओके ओके बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। चलिए अब चलते हैं मेरे भाइयों तीसरे पॉइंट की तरफ। हमारे पास है थर्ड पॉइंट मेरे भाइयों, जिसको आप कह रहे हैं क्या, वनोत्पादों पर आधारित उद्योग। जैसे उसमें एक है इमारती या लकड़ी उद्योग, एक है गोंद उत्पादन उद्योग, एक है रेशम या सेरीकल्चर। जैसे एक मैं यहाँ पे ये बात और करूं मेरे भाइयों, जैसे शराब उद्योग। शराब उद्योग बिल्कुल सर, महुआ वृक्ष से अपन बनाने वाले हैं, बिल्कुल ठीक सर। जैसे मैं एक बात और करूं सर, बीड़ी उद्योग, बिल्कुल सर बीड़ी उद्योग। रेशम आपका आ गया है, बीड़ी भी तेंदु के वृक्ष के पत्ते से बनाएंगे अपन। तो ये जो उद्योग है ये सब वन उत्पादों पर आधारित उद्योग है। इमारती या लकड़ी उद्योग के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ सागवान की और रोहिड़ा की। इनकी लकड़ी आपके फर्नीचर के रूप में काम में ली जाती है। गोंद उत्पादन में मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। कुमट वृक्ष होता है जिसका प्रयोग गोंद के लिए किया जाता है और प्रसिद्ध स्थान गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान का चौहट्टन बाड़मेर है, बिल्कुल। रेशम या सेरीकल्चर के लिए मैं बात करूंगा सहतूत वृक्ष की, आपसे बिल्कुल सही सर। और शराब उद्योग के लिए मैं बात करूंगा महुआ वृक्ष को लेकर, और बीड़ी उद्योग के लिए मैं बात करूंगा मेरे भाइयों तेंदु वृक्ष को लेकर। तो ये वो है आपके वृक्ष मैंने जो बताए हैं, वह है जो कहीं ना कहीं औद्योगिकरण के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, इनको कहते हैं वनोत्पादों पर आधारित उद्योग कहा जाता है। बेटा गुड मॉर्निंग अब कर रहे हो बेटा, जब इतनी क्लास निकल चुकी है, बताइए 40 मिनट की क्लास निकल चुकी है बेटा, ये ठीक थोड़ी है। शुरू में आना होता है बेटा, और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी भूमिका को समझना बेहद जरूरी होता है मेरे भाई। जब तक आप उसकी भूमिका को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे मामला बनेगा, आप बताइए। तो बेटा ये थोड़ा सा किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरे से पढ़ो चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, पहले उस टॉपिक की भूमिका को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जल्दी से क्लास में जुड़ा करो। हालांकि आपकी यूट्यूब पे है क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, और फ्री का किसी के लिए कोई मायने होता नहीं है, क्योंकि फ्री में जो चीज परोसी जाती है हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को, हर शख्स को यह लगता है कि ये तो फ्री है तो इसमें कुछ होगा नहीं, नहीं है क्या। और जब रुपए देके किसी क्लास को हम परचेज करते हैं, रुपए देके जब कोई कोर्स खरीदते हैं, तो बच्चे को लगता है कि सब कुछ इसी में ही होगा। लेकिन इसके लिए भी मैंने मेरे भाइयों कल जो पेपर हुआ है पीएसआई वाला, उसमें भी साबित कर दिया कि जो आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, इसमें से सब कुछ है, नहीं है क्या। कुछ आपके पॉइंट अदर है, हालांकि वो टॉपिक मैंने अभी कराया नहीं है, और उसका मैं कटिंग भी लगवाने वाला हूं। आप बेफिक्र रहिए, आज का पेपर और हो जाने दीजिए पीएसआई वाला पेपर, तब दोनों पेपरों की कटिंग लगवाने वाला हूं, और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये क्लास जिसको रेगुलरिटी के साथ बच्चे ले रहे उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास रही। और कुछ बच्चे मेरे भाइयों जो मुझे देख भी रहे हैं अभी, उन्होंने अगर कल पेपर देखा है पीएसआई वाला और जितने तुम्हारे टॉपिक हो गए, तो मेरे भाइयों बताइए क्या आपकी इन क्लासों के अंतर्गत से क्वेश्चन नहीं है। लसाड़िया डायरेक्ट आया है, बंद बारेटा भाई साहब डायरेक्ट आया है, बिल्कुल आया है सर। तो मेरे भाइयों कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट इजी जैसे बताए वैसे की वैसे हैं आपके इस क्लास के अंतर्गत से, बिल्कुल है सर। और देखना फिर मैं यहां पे आपको बताऊंगा अभी इस जगह पे, आप बेफिक्र रहे, क्योंकि मुझे हवाबाजी करना थोड़ा पसंद नहीं है। जो मैंने काम किया है उसके साथ मेरे भाइयों मुझे दिखाना अपने आप को पसंद है।
जो मैंने काम किया है, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे विश्वास है और जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं मुझे इनकी मेहनत पे भी विश्वास है कि आगे चल के ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और मेरा नाम भी ऊंचा करेंगे मेरे भाइयों। बिल्कुल, हर हर महादेव। ओके, चलिए बेटा, तो यहां तक हो गया ये। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, अगला जो आता है आपका, अच्छा पहले वहां पे चौथा टाइप और देख लेते हैं अपन। बिल्कुल देखिए सर, तो इसके बाद अपना चौथा जो टाइप रहेगा वो रहेगा आपका जिसे आप कहेंगे इंजीनियरिंग। क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग। ओके सर, इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग, इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग मेरे भाइयों आप उसे कहेंगे। ओके सर, और मेरे भाइयों लास्ट में जो 5 नंबर रहेगा बेटा, इसे कहेंगे आप रासायनिक उद्योग। क्या कहेंगे मेरे भाइयों? रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग। ओके सर, तो ये मेरे भाइयों आपके कुछ 5 टाइप यहाँ पे चलने वाले। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी बात मैं यहाँ नोट में बता रहा हूं, अब इन पे आधारित जो भी आप उद्योग धंधे पढ़ने वाले हैं, अगर अब इन पे आधारित सभी उद्योग धंधों को देखा जाए और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक, आपसे पूछा जाए इतना कुछ बताने के बाद अब मैं आपसे ये पूछूं कि राजस्थान में सर्वाधिक, जी गुरुजी, और आपसे कहा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक बृहत उद्योग कहां पर हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बृहत उद्योग, और आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग कहां पर हैं, तो ये दोनों जवाब आपके पास होने चाहिए। इतना समझने के बाद, इन सब टाइपों को देखने के बाद, बृहत उद्योग कहां पर है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बृहत उद्योग हैं। ध्यान रखना कहां पे? अलवर के अंतर्गत। और राजस्थान में छोटे मोटे सब टाइप के सबसे ज्यादा उद्योग कहां पे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। ये है आपके जयपुर के अंतर्गत। कहां पे है बेटा? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, तो कल को पूछे आपसे राजस्थान में सबसे ज्यादा बृहत उद्योग कहां पे हैं, तो अलवर के अंतर्गत है, और राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग कहां पे हैं, तो जयपुर के अंतर्गत है। अब बताइए मेरे भाइयों अपन कहां चलने वाले हैं, तो अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला पॉइंट मेरे भाइयों। कौन सा? कृषि पर आधारित उद्योग, और उसमें सबसे पहले अपन लेने वाले हैं क्या? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा बेटा? सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग पे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेता हूं मेरे भाइयों। जी सर, सूती वस्त्र उद्योग की जब अपन बात करते हैं तो मेरे भाइयों एक कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल राइट सर। इसमें कच्चा माल आपको चाहिए होता है कपास। ओके सर, प्राचीन समय से चलता आ रहा है, तो ये परंपरागत उद्योग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। बिल्कुल सर, क्योंकि इसमें काफी कार्य होता है, बारीक कार्य भी काफी होते हैं। और कौन सा उद्योग जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान होता है, वो भी यही है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं सूती वस्त्र उद्योग में ज्यादा संलग्न होती हैं। उसके पीछे बड़ा एक रीजन है कि ये कताई बुनाई का जो कार्य होता है, कताई बुनाई का जो कार्य होता है उसे काफी अच्छे तरीके से करती हैं बजाय पुरुषों के। तो इसलिए सर्वाधिक महिलाएं इसी उद्योग में कार्यरत रहेंगी। ये आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अब इस सूती वस्त्र उद्योग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो मैं इसे तुम्हें भारत से बताऊंगा और फिर राजस्थान के अंतर्गत लेके आऊंगा। आपको एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा कि यार बात तो सही कह रहे हैं सर। तो अभी अपन चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग पर, जो कृषि पे आधारित उद्योग है। जी सर, और कृषि पे जो आधारित उद्योग है वो आपका पहला ये रहा मेरे भाइयों, जिसे आप कहेंगे क्या? सूती वस्त्र उद्योग फर्स्ट। कृषि पे आधारित उद्योगों में अपन ने फर्स्ट उठा लिया बेटा, कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। तो ध्यान रखेंगे कृषि पर आधारित मेरे भाइयों ये सबसे बड़ा उद्योग है। यह एक आपका परंपरागत उद्योग है। महिलाएं सर्वाधिक इसी उद्योग में कार्यरत है। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग माना जाता है। कौन सा बेटा? सूती वस्त्र उद्योग। अब मेरे भाइयों यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सूती वस्त्र उद्योग का जो डेवलपमेंट हुआ है कैसे हुआ है भारत के अंतर्गत, तो बहुत अच्छे से अपन समझने का प्रयास करेंगे। जी गुरु जी बताइए, तो सुनिएगा भाई साहब अच्छे तरीके से। जी सर, भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूं इस जगह पे, जिससे आपको क्या है फिर बेटर चीजें एक ही बार में समझ में आने लग जाएंगी। जी गुरु जी, हमारे पास भारत के अंतर्गत सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग जो लगा था वो 1818 ईस्वी के अंतर्गत। ठीक है सर, 1818 ईस्वी के अंतर्गत लगा था। और मेरे भाइयों ये लगा था पश्चिमी बंगाल। कहां पे? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत लगा था, फोर्ट ग्लास्टर में। कहां पे लगा था? पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत फोर्ट ग्लास्टर में। तो मेरे भाइयों सूती वस्त्र उद्योग का भारत में जो प्रथम कारखाना लगा था बेटा वो 1818 ईस्वी के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में लगा था। लेकिन गवर्नमेंट जितना डेवलपमेंट चाहिए थी, जितना इसको डेवलपमेंट चाहिए था सूती वस्त्र उद्योग में, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। इस वजह से मेरे भाइयों जितना सफल होना था उतना नहीं हो पाया। लेकिन भारत में प्रथम जो प्रयास किया गया सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रयास किया गया पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत फोर्ट ग्लास्टर में मेरे भाइयों। ओके सर, इसके बाद जो इनका सेकंड प्रयास हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। अच्छे तरीके से मैपिंग के अकॉर्डिंग चलते रहना। सेकंड जो प्रयास हुआ था वो यहाँ पे हुआ था आपके मुंबई के अंतर्गत। सेकंड प्रयास मुंबई के अंतर्गत हुआ। मुंबई में इन्होंने 1854 में सूती वस्त्र का उद्योग लगाया,
बिल्कुल सर। और 1854 के अंतर्गत आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत, मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत इन्होंने ये प्रयास किया और मुंबई महाराष्ट्र में काफी डेवलपमेंट भी हुआ सूती वस्त्र उद्योग के रूप में। तो सबसे पहला प्रयास भारत में किया गया था 1818 ईस्वी में फोर्ट कैलाश पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद फिर प्रयास हुआ था सेकंड टाइम पे मेरे भाइयों आपके मुंबई के अंतर्गत, बिल्कुल सर। और मुंबई के अंतर्गत 1854 में महाराष्ट्र में हुआ था और यहाँ पे काफी डेवलपमेंट होने लगा। अब आपको पता है जिस जगह बेटा औद्योगिक डेवलपमेंट ज्यादा होता है, बताइए मानव का स्वभाव है कि वहां पे आपकी जनता भी ज्यादा निवेश करने के लिए पहुंचती है और ज्यादा रहने के लिए पहुंचती है, क्योंकि मानव की मूल प्रवृत्ति होती है कि भाई अपनी उदर पूर्ति होनी चाहिए। और उदर पूर्ति कहां से होगी? जहां रोजगार ज्यादा होंगे। तो मेरे भाइयों जहां आपके मुंबई के अंतर्गत 1854 में सूती वस्त्र का लगातार बहुत तीव्र गति से डेवलपमेंट होता गया, तो यहाँ पे पब्लिक भी ज्यादा बस्ती चली गई और पब्लिक जैसे जैसे ज्यादा होती गई यहाँ पे, तो जो जमीनें थी ना वो काफी महंगी हो गई। अब यहाँ पे जितने भी उद्योगपति थे उनको पहले जमीन लेनी थी, उसके बाद मशीनरी लगानी थी, उसके बाद आपके इस उद्योग को संचालित करना था। तो काफी टेढ़ा खीर हो गया था मेरे भाई, काफी महंगा इनके लिए प्रोसेसिंग पड़ रहा था। तो फिर इन्होंने क्या किया, मुंबई को थोड़ा सा ड्रॉप आउट किया कि मुंबई में अभी अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और मुंबई के बजाय जहां पे सस्ती जमीनें इनको उपलब्ध हो रही थी वहां पहुंच गए। तो मुंबई के बजाय पहुंच जाते हैं भाई साहब गुजरात के अंतर्गत, बिल्कुल सर। और गुजरात में मेरे भाइयों पहुंच जाते हैं अहमदाबाद में। कहां पहुंच जाते हैं? गुजरात के अंतर्गत अहमदाबाद के अंतर्गत पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और अहमदाबाद में इतना अच्छा डेवलपमेंट होता है मेरे भाइयों सूती वस्त्र उद्योग का कि आज आप देख लीजिए भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अहमदाबाद में काफी डेवलपमेंट हुआ, इसलिए मेरे भाइयों आज आपके भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को कहा जाता है। अच्छा सर यही कारण है क्या? बिल्कुल सर। तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है मेरे भाइयों वो किसको बोलते हैं अपन? तो अहमदाबाद को बोला जाता है। जी सर। तो देखो दोबारा से देखो, सबसे पहला प्रयास अपन ने कहां किया? 1818 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल फोर्ट कैलाश में। इसके बाद हमारा प्रयास हुआ मुंबई के अंतर्गत 1854 में महाराष्ट्र में। इसके बाद यहाँ की जमीनें काफी महंगी होने की वजह से हम कहां पलायन कर गए? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग को लेकर काफी डेवलप हुआ है मेरे भाइयों, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग को अहमदाबाद को सूती वस्त्र उद्योग के रूप में भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। अब इसके बाद मेरे भाइयों आपको कहां जाना था? तो इसके बाद आपको राजस्थान आना था। इसके बाद ये सूती वस्त्र उद्योग हमारे राजस्थान में आया, बताइए। इसके बाद हमारे राजस्थान में आया है और राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों पहुंचता है कहां पे? ब्यावर के अंतर्गत पहुंचता है। और ब्यावर के अंतर्गत हमारे राजस्थान में हम पहली मिल लगाते हैं जिसका नाम रखा जाता है दी कृष्णा कॉटन मिल। दी कृष्णा कॉटन मिल्स हमारे राजस्थान में लगती है मेरे भाइयों। ये आपके सूती वस्त्र उद्योग की 1889 में लगती है मेरे भाइयों। कब लगती है? 1889 में। दिमाग को ध्यान से खोल के सुनना भाई साहब, 1889 के अंतर्गत हमारे राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग आ चुका है। और भाई साहब फिर भी आप मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। क्या रीजन रहे होंगे? सबसे पहले आपके ब्यावर के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं भाई साहब आपके सूती वस्त्र के कारखाने, मैनचेस्टर उसको कह रहे हैं। क्या आपके उद्योगपतियों का ब्यावर से थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद क्या इन्वेस्टमेंट करने की जो रुचि थी क्या वो हट गई थी? मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा ना दिमाग पर प्रेशर डाल के समझिएगा चीजों को। जब 1889 के अंतर्गत आपका ब्यावर के अंतर्गत दी कृष्णा कॉटन मिल्स लगा था, तो इससे पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1857 की एक क्रांति हुई थी। बिल्कुल हुई थी सर, सही कह रहे हैं। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसमें उद्योगपतियों को यह लगा था कि यार ये जो क्रांति करने वाले लोग हैं इनको मेरे भाइयों अपनी सुविधाओं के लिए या इनको जो क्रांति करने के लिए जो सामग्री चाहिए होगी वो रुपए से आएगी, और रुपए से आएगी तो इनका निशाना कहीं ना कहीं उद्योगपति होंगे। बिल्कुल टारगेट सही कर रहे हैं आप लोग। तो मेरे भाइयों उद्योगपतियों को यह लगा कि यार अपने आप को अपन कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। उद्योग धंधा कहीं पे लगा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, पहले अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों इन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उस जगह पे आपके सूती वस्त्र उद्योगों का डेवलपमेंट करना चाहा जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा था, और वो रहा था आपके अजमेर के अंतर्गत। फिलहाल ब्यावर एक अलग जिला बन गया है तो वो अलग बात है मेरे भाइयों। तो भाई साहब ज्यादातर सूती वस्त्र उद्योग जो बने थे आपके या खुले थे शुरुआत में, वो उस जगह पे जाके इन्होंने खोले उद्योगपतियों ने जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए कि अगर ये क्रांतिकारी लोग आंदोलन भी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमको सपोर्ट किसका मिल जाए? ईस्ट इंडिया कंपनी का मिल जाए, जिससे हमारे साथ कुछ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो।
इसलिए मेरे भाइयों ये सबसे ज्यादा उद्योग धंधे इन्होंने शुरू में कहां लगाए, ब्यावर के अंतर्गत लगाए थे। लेकिन भाई साहब जैसे ही फिर आपके क्रांतिकारी लोगों का वर्चस्व ज्यादा दिखने लगा तो इनको भी बात समझ में आ गई कि अब कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद उद्योगपतियों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया राजस्थान के अंतर्गत भीलवाड़ा में। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब शुरू में यहां आने का कारण यह था सर, बिल्कुल यही कारण था। ये अपने आप के वर्चस्व को, अपनी सुरक्षा को बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जहां पे वर्चस्व था वहीं पे उनके साथ आगे कार्य करना चाहते थे, या उनको सहयोग में लेकर ये कार्य करना चाहते थे कि जिससे इनकी भी सुरक्षा बनी रहे। और इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग में आप आगे चल के देखेंगे कि जब मैं संस्थापक लिखाऊंगा इस सूती वस्त्र उद्योग का, दी कृष्णा कॉटन मिल्स का, तो उसमें आप देखेंगे एक दामोदर दास राठी है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है और कर्नल डिक्सन है। अब बताओ कर्नल डिक्सन इन्होंने क्यों उठाया होगा? इसीलिए उठाया होगा कि सपोर्ट मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा ये मैंने इस तरीके से चीज को इसलिए बताना चाहा आपके लिए। तो दी कृष्णा कॉटन मिल्स ब्यावर में लगी 1889 में। लेकिन इसके बाद अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो राजस्थान में फिर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पे हुआ सूती वस्त्र उद्योग के रूप में? सर भीलवाड़ा के अंतर्गत हुआ। बिल्कुल हुआ सर। और भीलवाड़ा को इसीलिए आप ध्यान रखेंगे, भीलवाड़ा को मेरे भाइयों राजस्थान का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान का मैनचेस्टर। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। दो मैनचेस्टर और याद रखेंगे। दक्षिण भारत की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे एक स्थान पड़ता है कोयम्बटूर। क्या पड़ता है? कोयम्बटूर पड़ता है। और ये कोयम्बटूर जो पड़ता है मेरे भाइयों, ये पड़ता है आपके तमिलनाडु के अंतर्गत। तो इसे भी ध्यान रख लेंगे आप। इसे बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कल को पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो बेटा आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। यहाँ उत्तर भारत यूपी के अंतर्गत एक स्थान है जिसे आप कहेंगे कानपुर। क्या कहेंगे बेटा? कानपुर। ये पड़ता है यूपी के अंतर्गत और इसे बोला जाता है मेरे भाइयों उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते बेटा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो यहाँ पे ये तीन चार जो मैनचेस्टर है ना, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? यूपी के कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा है। बिल्कुल सर। तो ये कुछ मैनचेस्टर। सर ये मैनचेस्टर बार बार आ रहा है सर, ये है क्या? ये मैनचेस्टर जो है बेटा ब्रिटेन के अंतर्गत एक स्थान है, एक शहर है जहां सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है विश्व लेवल पे। और वो जो मैनचेस्टर है उसी के आधार पे जिस स्टेट के अंतर्गत, जिस जिले में आपके सूती वस्त्र का डेवलपमेंट है तो उसके पीछे मैनचेस्टर लग जाता है। जिस स्टेट में इस चीज का ज्यादा डेवलपमेंट है तो वहां मैनचेस्टर लग जाता है। तो मैनचेस्टर मूलतः स्थान है ब्रिटेन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने पास मेरे भाइयों कितने मैनचेस्टर आ चुके हैं सर? 4। एक तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर, भारत का जो मैनचेस्टर है मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे अहमदाबाद, और आपके राजस्थान का जो मैनचेस्टर है मेरे भाइयों वो कौन है? आपका भीलवाड़ा। और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है मेरे भाइयों वो कौन है? कानपुर। और एक बात मैं यहां नोट में और दे देता हूं आपके लिए मेरे भाइयों, जो राजस्थान के अंतर्गत जो भिवाड़ी है फिलहाल खैरथल तिजारा के अंतर्गत है, इसे ध्यान रखना। भिवाड़ी को बेटा राजस्थान का उभरता हुआ मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं मेरे भाइयों? उभरता हुआ मैनचेस्टर। तो कल को यह पूछा जाए कि राजस्थान का उभरता हुआ मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। अभी मैंने सिर्फ कोई भी उद्योग धंधा आपको नहीं पढ़ाया, सिर्फ उद्योग धंधे के अंतर्गत पूरा प्लानिंग आपको बताया कि ये टॉपिक कैसे चलेगा। और उसमें भी मैं सबसे पहले लेने वाला था कृषि पर आधारित उद्योग, और उसमें भी कृषि पर आधारित उद्योगों में मैंने सिर्फ एक उद्योग की एक सामान्य जानकारी बताई है जिसे आप कहते हैं सूती वस्त्र उद्योग। ओके सर। तो वापस से देखिए मेरे भाइयों, सूती वस्त्र उद्योग में मैंने क्या कहा है, अभी कौन सी पहली मिल लगी, कहां लगी, किस नाम से लगी, किसने लगवाई, कितनी सूती वस्त्र मिले हैं स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में, क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी, वो सब देखेंगे। अभी तो बस मैंने नॉर्मल जानकारी दी है। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित आपका सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है सर। यह एक कैसा उद्योग है? परंपरागत उद्योग है। सर्वाधिक महिलाएं इसी में कार्यरत रहती हैं। सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। बिल्कुल सर। और ये कुछ बातें मैंने कही थी कि हमने सबसे पहला जो प्रयास किया था मेरे भाइयों सूती वस्त्र उद्योग को लेकर, वो 1818 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल फोर्ट क्लास्टर में, सफल नहीं हुए। इसके बाद फिर प्रयास किया मुंबई के अंतर्गत 1854 में, महाराष्ट्र में, सफल नहीं हुए। तो फिर आगे की ओर बढ़ गए, अहमदाबाद काफी सफल हुए, इसे भारत का मैनचेस्टर कहे। फिर राजस्थान की तरफ बढ़े और राजस्थान की तरफ कहां बढ़े? ब्यावर की तरफ।
वहां बढ़ने के पीछे रीजन ये कम था कि वो जगह जो है सूती वस्त्र के लिए अच्छी है, वो रीजन नहीं था। बस उद्योगपतियों को ये लग रहा था कि हमें कैसे भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, जब जान ही नहीं बचेगी तो भाई साहब उद्योग धंधा लगाने का क्या मीनिंग है। तो ये थोड़े से डरे हुए थे, सहमे हुए से थे, तो इन्होंने भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लेना चाहा। इस वजह से इन्होंने ब्यावर के अंतर्गत राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग को डेवलप किया। फिर मेरे भाइयों सूती वस्त्र उद्योग डेवलप हो जाता है सबसे ज्यादा आपके कहां, भीलवाड़ा में। इसीलिए राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। फिर भारत के मैंने चारों तरफ के मैनचेस्टर आपको दे दिए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर कहलाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है, और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहलाता है। बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान का जो उभरता हुआ मैनचेस्टर है वो है भिवाड़ी। कौन सा है, भिवाड़ी। अब इस सूती वस्त्र उद्योग को मेरे भाइयों राजस्थान के संदर्भ में मैं लेके आऊंगा आपके लिए कल। कब लेके आऊंगा बेटा, कल। तो यहां तक की जानकारी जो मैंने आपके उद्योगों से संबंधित दी है, मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ कि ये जानकारी आपको कितनी समझ में आई। यहां तक सारा कुछ समझ में आ तो गया ना बेटा, एक बार आप कमेंट करके मेरे को बताओ, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपके लिए। जी गुरुजी। तो भाई साहब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, और जब तक आप कमेंट कीजिए कि राजस्थान पीवाई की सीरीज आपके लक्ष्य परिवार के द्वारा चलाई जा रही है मेरे भाइयों। विगत परीक्षाओं के पूछे गए जो क्वेश्चन है वो इसमें विद सॉल्यूशन सहित हैं, व्याख्यात्मक रूप में है मेरे भाइयों। तो इनको भी आप जरूर परचेज करें जैसे जैसे आपके टॉपिक होते जा रहे हैं। हालांकि मेरी किताब कुछ दिन में आने वाली है, राजस्थान का भूगोल, ये तभी लेनी है आपको, इससे पहले नहीं लेनी है मेरे भाइयों। बिल्कुल ओके। सब बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया है सर। ओके भाई साहब, ये आप जो थोड़ा सा जब क्लास हो जाती है तो उसके बाद कमेंट करके भी मुझे बताया करो कि सर इतने अच्छे से समझ में आया, नहीं आया, या फिर क्या रहा। ऐसे यार कमेंट करके तो बताया करो, जिससे मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इससे मैं ये समझ जाता हूं कि इनके क्वेश्चन करने की जो क्षमता बढ़ेगी ज्योग्राफी में वो ज्यादा बढ़ेगी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये कि लक्ष्य परिवार इसी प्रकार से मेहनत करता आया है और करता रहेगा, और आपके सामने मेहनत कर ही रहा है। मेरी तो सुबह 8 से 9 के अंतर्गत डेली क्लास चली रही है, आपको पता है। बस रविवार की छुट्टी रखता हूं, बाकी कोई छुट्टी होती नहीं है मेरे भाइयों। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, और मेरे भाइयों जय जौहर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सभी के लिए पुनः मेरे भाइयों, जो भी बच्चे हैं आपके जो कल एसआई की परीक्षा देके आए वो घबराए नहीं, बिल्कुल पेपर अच्छा हुआ है तो भी पॉजिटिव माइंड के साथ बने रहें, और खराब हुआ है तो भी पॉजिटिव रहे बेटा। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर पेपर थोड़ा बहुत खराब भी हुआ होगा तो थोड़ी सी नहीं मानसिकता हिलती है इधर उधर, क्योंकि काफी मेहनत आपने की है। लेकिन देखो किसी एक चीज के अंतर्गत अगर आप सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी चीजों में सफल नहीं होंगे। जो होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, बस भगवान पे भी कुछ चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए। तो बेफिक्र रहिए मेरे भाइयों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।